जय हिंद साथियों। वीकली करंट अफेयर्स के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। वैसे इनमें 7 दिन की जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन पहली वीडियो में 8 दिन की खबरों को शामिल किया गया है। यहाँ कोशिश की गई है कि ऐसी खबरों से बचा जाए जिनका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं होता है। हालांकि वो आपके जनरल अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन एग्जाम से सीधा साधा संबंध उसका कोई नहीं होता है। पहला फोकस यही होना चाहिए कि जो चीज एग्जाम में पूछी जाए या वो करंट अफेयर्स जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अपने दिमाग में बार बार रिवाइज करते रहें। तो इसी चीज को ध्यान में रख के बहुत छोटी छोटी स्लाइडों के माध्यम से बहुत छोटे छोटे नोट्स बना के आपको करंट अफेयर्स को समझाने की कोशिश की गई है। इसमें बेसिक पार्ट को उतना ही शामिल किया गया है जितना जरूरी है। इसके अलावा आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने बेसिक्स पढ़ रखा होगा या फिर पढ़ रहे होंगे, तो उसके साथ इसको लिंक करते चलिए। और साथ में अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो बना लीजिए। बहुत ही संक्षिप्त है, आपको मजा आएगा पढ़ के, सुन के भी मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये उड़ीसा का मैप है इधर, और ये उड़ीसा का बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। इसी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसके चारों तरफ की जो मानव बस्ती थी उसे हटा दिया गया है और ये पूरी तरह से मानव मुक्त क्षेत्र बन गया है। तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके आसपास का जो एरिया है ये पूरा एरिया बहुत ही सेंसिटिव है पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर महानदी पास से निकलती है और उस महानदी पे डैम भी बना है, हीराकुंड डैम। और ये हीराकुंड डैम, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसके नोट्स बना दिए गए हैं। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे निर्मित है? महानदी पे। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो आपको हीराकुंड डैम से रिलेटेड 2 फैक्ट ध्यान रखने हैं। पहला, ये उड़ीसा में महानदी पे निर्मित है। दूसरा, ये संसार का सबसे लंबा डैम है। पीसीएस में इससे क्वेश्चन आ चुका है। ये कब निर्मित हुआ था ये ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। और देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आगे है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि इसकी 64वीं बैठक हुई है अभी ब्राजील में। आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि ब्राजील में इसकी 64वीं बैठक हुई है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से और यहाँ से। तो इस बैठक में जो विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जैव विविधता से रिलेटेड है, प्रदूषण से रिलेटेड है, उन समस्याओं का सामना करने के लिए फंड एलोकेट किया गया है $1.4 बिलियन का। ये फंड जो है 5 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, इनके माध्यम से विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करने के लिए एलोकेट किया गया है। और ये 5 सम्मेलन कौन से हैं? मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 5 कन्वेंशन आपको याद होंगे अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इन 5 कन्वेंशन को जीईएफ के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे है अफ्रीका से लाए गए चीतों का स्थानांतरण। ये
बहुत ही अच्छी खबर है। खबर इस सेंस में अच्छी है कि चीतों का स्थानांतरण करने का फैसला लिया गया है। ऐसी योजना बनाई गई है सरकार द्वारा कि जो हम अफ्रीका से चीते लेके आए थे, पहले नामीबिया से लेके आए, उसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 चीते लेके आए और आगे भी ऐसे ही चीते लाने का एग्रीमेंट हुआ है। तो उन सभी चीतों को, ये मैप आप देख पा रहे हैं, ये जो जगह है कूनो राष्ट्रीय उद्यान या कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर स्थापित किया गया था। लेकिन हुआ क्या, 45 दिनों के भीतर 3 चीतों की मृत्यु हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए ये निर्देश दिया कि इनकी जो भौगोलिक सीमा है, इनका पर्यावास है, उसमें विस्तार किया जाए। इसी को ध्यान में रख के सरकार ने फैसला किया है कि इनको स्थानांतरित करेंगे हम मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसमें। तो कूनो से गांधी सागर में इन चीतों को लाया जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। बस ये दो लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आगे है डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न या भ्रामक पैटर्न, ये दरअसल आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। अगर आपने अमेजन पे शॉपिंग की हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बाय नाउ या ऐड टू कार्ट का बटन होता है। वहीं पास में एक टाइमर चलता है कि अगर आप इस समय सीमा के भीतर चीजें खरीदते हैं तो आपको इतने डिस्काउंट पे या फिर इतनी जल्दी डिलीवरी के साथ चीजें मिल जाएंगी। वो काउंटडाउन चलता जाता है, फिर कम हो जाता है धीरे धीरे। अगर आप उस ऐप को बंद कर दें और दोबारा थोड़ी देर बाद शुरू करें, तब वो टाइमर फिर से वहीं से शुरू होगा। अगर 10 मिनट का शुरू में हुआ था और आपने चीजें सर्च करते करते 9 मिनट या फिर 2 मिनट रह गए हों और फिर आप दोबारा शुरू करते हैं, तब भी 10 मिनट से ही शुरू हो, तो उसका कोई औचित्य तो होता नहीं है। वो केवल हमारे ब्रेन को वॉश करने के लिए चीजें सेट की जाती हैं ताकि हम जल्दबाजी में चीज को खरीद लें, लालच में आके कि ये चीज सस्ती मिल रही है या फिर हमको जल्दी मिल जाएगी। तो ये डार्क पैटर्न होता है। ये डार्क पैटर्न का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये जो डार्क पैटर्न के एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग में बेसलेस काउंटडाउन, शर्तों को छोटा दिखाना, आपने देखी होंगी बहुत सारी शर्तें बहुत बहुत छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखी होती हैं। ऑटो प्लेइंग वीडियो, अगर आप कुछ साइट्स को विजिट करते होंगे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहाँ विजिट करते होंगे, आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो कुछ वीडियोस होती हैं जो ऑटो प्ले हो जाती हैं। वो जो वीडियोस ऑटो प्ले होती हैं, अगर आप दिन में 10 बार चीजों को खोल रहे हो, 10 बार आपको वीडियो दिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे उस चीज की ओर आकर्षित हो जाएंगे या फिर आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगी। तो ये होता है बरगलाने का एक तरीका। इसको ही डार्क पैटर्न बोलते हैं। तो डार्क पैटर्न क्या है? एक अनैतिक यूजर इंटरफेस है। ऐसा इंटरफेस जिसको मतलब जो यूजर होता है उसको भ्रमित करने के लिए बनाया जाता है ताकि वो काम कर ले जो वो दरअसल करना चाहता नहीं है या उसका उद्देश्य है नहीं वो करने का। ये डार्क पैटर्न होता है। इसके मामलों में हालिया अभी जो चीजें बढ़ी हैं डिजिटल दुनिया में, तो उसमें वृद्धि देखी गई। इस शाह इधर कह रहा है कि ऐसा कौन करता है, तो ये सोशल मीडिया एंड बिग टेक कंपनीज ऐसा करती हैं, जैसे अमेजन हुआ, एप्पल है, स्काइप, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि। ये कंपनीज इन तरीकों का सहारा लेती हैं लाभ कमाने के लिए। आगे है RFD ऐप। ये ऐप वैसे अगर आप प्रीलिम्स की दृष्टि से देखें तो कोई खास इम्पोर्टेंस है नहीं इसका। मेंस में थोड़ा काम आ सकता है। मेंस में जो सरकारी प्रयास लिखे जाते हैं वहां आप लिख सकते हैं कि एक ऐप बनाई है सरकार ने। इस ऐप के तहत होगा क्या, इसमें जो मत्स्य उत्पादक हैं और जो जलीय कृषि क्षेत्र से संलग्न अधिकारी हैं, उनको जो जलीय जीव होते हैं जैसे फिनफिश, झींगा, मोलस्क आदि, इनकी बीमारियों और इनके व्यापकता के बारे में सूचना देने में काम आएगा। तो ऐप RFD रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप, नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये किस चीज के लिए बना है। तो इसके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है। बाकी ये एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है कि भारत में मत्स्य क्षेत्र की स्थिति क्या है, कि हम तीसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक हैं और दूसरे सबसे बड़े एक्वाकल्चर उत्पादक हैं।
आगे है संघाई सहयोग संगठन, इसकी हाल ही में बैठक हुई है वर्चुअल रूप में। इम्पोर्टेंट क्यों है ये इस बार, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत ने की है और ये वर्चुअल रूप में हुआ है। भारत ने इसकी अध्यक्षता की है और इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे इस बार की थीम, थीम क्या है? टूवर्ड सिक्योर एससीओ। ये थीम याद रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो सिक्योर वर्ड है, इस वर्ड को 2018 की, शायद 2018 की ही अस्ताना मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही इस वर्ड को दिया था। और इस वर्ड की फुल फॉर्म क्या है? ये इधर जो 100 देख रहे हैं आप, इसमें लिखी हुई है। एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी, ई फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट और ई फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये सिक्योर की फुल फॉर्म है। तो इसकी थीम टूवर्ड अ सिक्योर एससीओ, आपको इतना याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है इंग्लिश में ही। दूसरा है कि ईरान जो इसका अब तक ऑब्जर्वर स्टेट था, उसको नवे सदस्य के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है। ईरान को 9वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। अब इसमें टोटल कितने 9 सदस्य हो गए, पहले कितने थे? 8। ये इधर मैप में आप देख पा रहे हो, तो ये 8 सदस्यों की लिस्ट है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान, ये जो दो स्टेट, इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया था। और अब जो ऑब्जर्वर स्टेट में ईरान है, उसको शामिल कर लिया गया है 2023 में। आगे बेलारूस की बारी है, ऐसी बात चल रही है कि बेलारूस को आगे आने वाले कुछ सालों में शामिल कर लिया जाएगा इसके 10वें सदस्य के रूप में, लेकिन वो भी देखना बाकी है। आगे देखते हैं, भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं। ये कौन कौन से हैं? स्टार्टअप एंड इनोवेशन, पारंपरिक औषधि, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्धिक विरासत। ये 5 नए स्तंभ हैं जहां पर सहयोग की उम्मीद जताई है इसके सभी जो सदस्य देश हैं उनके साथ। आगे है संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। ये एक राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्या है? क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बनाए रखना। आगे देखते हैं, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक समुद्री मार्ग। ये मार्ग प्रपोज्ड है, बनेगा। भारत के चेन्नई से लेकर रूस के व्लादिवोस्तोक तक इसको बनाने की योजना बनाई गई है। हालांकि इसके संबंध में आशा पत्र का हस्ताक्षर 2019 में ही हो गया था और अभी ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इसको शुरू करने का विचार दोनों देश कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है इसकी लोकेशंस। लोकेशंस ये कि ये जो मार्ग है ये किन क्षेत्रों से गुजरेगा। ये जो आप देख रहे हैं मैप में, मलक्का जल संधि से होते हुए चाइना सी एंड जापान सी और फिर व्लादिवोस्तोक में जाके मिल गया है। तो ये जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर और मलक्का जल संधि, इन तीनों को आपको याद रखना है। इसकी सहायता से होगा ये कि हम लगभग 30% की जो परिवहन लागत है उसको कम कर सकते हैं क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मार्ग है हमारे पास, ये देखिए आप, ये एग्जिस्टिंग मार्ग ये काफी लंबा पड़ जाता है, तो ये बन जाएगा तो अच्छी बात है, फायदा ही होगा। आगे है पीएम परिणाम योजना। इसकी घोषणा बजट में कर दी गई थी। अभी जो इस बार 2023-24 का बजट आया है इसमें ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। अब इसको आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उससे मंजूरी मिल गई है क्या पीएम परिणाम योजना? परिणाम की जो फुल फॉर्म है वो है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, कृषि के प्रबंधन में वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन। तो इसका उद्देश्य है राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक अपनाने हेतु प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना। लक्ष्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों पर जो सब्सिडी का बोझ है उसको कम करना। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2022-23 में ये जो
सब्सिडी का बोझ है ये लगभग 2.25 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। तो इसी सब्सिडी के बोझ को कम करना इसका लक्ष्य है। और ये सब्सिडी से जो पैसे बचेंगे फिर इन्हीं बचे हुए पैसों से योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी योजना को, तो इस योजना का कोई अलग से बजट नहीं बनाया गया है। ये जो सब्सिडी बचत है इसके ही माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाएगा और इसका 50% उन राज्यों को दिया जाएगा जो इस क्षेत्र में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आगे है स्वतंत्र सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू। इनका नाम शायद सभी ने सुना होगा। जब से RRR मूवी आई है तब से और लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इन्हीं के कैरेक्टर से प्रेरित होकर इसमें राम का कैरेक्टर बनाया गया था। चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि 2022 में इनकी 125वीं जयंती का शुभारंभ किया गया था और ये 1 साल तक चली है। तो 4 जुलाई 2022 को शुभारंभ किया था और 4 जुलाई 2023 को इसका समापन समारोह था हैदराबाद में। उस समारोह में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया था, इसीलिए चर्चा में आया। अल्लूरी सीतारामा राजू का आपने जिक्र हिस्ट्री जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब आपने सुना होगा। रंपा विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो अल्लूरी सीताराम राजू ही थे। आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1922-24 में असहयोग आंदोलन के दौरान और बाद में 1924 में जब उनको पकड़ लिया गया और फिर उसी टाइम मार डाला गया तब विद्रोह समाप्त हो गया। तो रंपा विद्रोह ध्यान रखना है आपको 1922 से 24 के दौरान शुरू हुआ था। कारण क्या था आंदोलन शुरू होने का? 1882 में मद्रास वन अधिनियम आया था जिसमें इनकी जो पारंपरिक कृषि प्रणाली होती है, पोडू कृषि प्रणाली बोलते हैं, उसको हतोत्साहित किया जा रहा था। तो इसी के विरोध में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। तो ये असहयोग आंदोलन से लिंक है ये आंदोलन रंपा विद्रोह, ये ध्यान रखना है आपको। अल्लूरी सीतारामा राजू के संबंध में कुछ फैक्ट हैं, जैसे इनका जन्म 4 जुलाई 1897-98 को हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक पंडरंगी गांव है, वहां पर इसका जन्म हुआ। इनको वन नायक या मान्यम बिरडू भी कहते हैं। वन नायक कहने का आशय है ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति में बहुत ही कारगर थे और उसी के माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश से लोहा लिया था। आगे है TMV और CMV वायरस। ये जो दोनों वायरस हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि टमाटर कितने महंगे होते जा रहे हैं। शायद 150 से 160 रुपए किलो है। तो उनकी महंगाई के विभिन्न कारण हो सकते हैं, उनमें एक कारण है इनके उत्पादन में गिरावट। और जो कर्नाटक महाराष्ट्र के किसान हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि इसके जो उत्पादन है उसमें गिरावट का कारण ये दोनों वायरस है, TUMB और CMV। TUMB की फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिखी है, इसकी होती है टोमेटो मोज़ेक वायरस और CMV की कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। तो ये आपको लिख लेनी है, टोमेटो मोज़ेक वायरस और यहाँ C से कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। देखते हैं, टोमेटो मोज़ेक वायरस है वो गिरगावेडे परिवार से संबंधित है और ये किन किन को संक्रमित करता है? टमाटर, तंबाकू, मिर्च और कुछ सजावटी पौधों को संक्रमित करता है। वहीं CMV जो है वो ब्रोमोवेडे परिवार से संबंधित है और ये खीरे, तरबूज, बैंगन, टमाटर, गाजर, सलाद आदि चीजों को संक्रमित करता है। TUMB वायरस फैलता कैसे है? अगर कोई संक्रमित बीज, पौधा या कृषि उपकरण या फिर मानव संपर्क हो तभी फैलता है। वहीं CMV वायरस रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनके माध्यम से फैलता है और इन कीड़ों को क्या कहा जाता है? एफिड्स, रस चूसने वाले कीड़ों को। ये एक टर्म्स है, अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, एफिड्स। आगे है पेट्रोल E20। ये बहुत अच्छी चीज है पेट्रोल E20। चर्चा में क्यों है पहले ये बात कर लेते हैं। जो हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने कहा है कि E20 पेट्रोल को बेचने वाले जो स्टेशन हैं
वो 2025 तक पूरे भारत में उपलब्ध हो जाएंगे। तो हम 2025 तक क्या कर पाएंगे, हर जगह से E20 पेट्रोल खरीद पाएंगे। E20 पेट्रोल होता क्या है, पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने के बाद जो पेट्रोल बनता है उसको E20 पेट्रोल कहते हैं। और ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया क्यों जाता है, ताकि जो उत्सर्जन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इसके उत्सर्जन को कम करके जो प्रदूषण से संबंधित समस्याएं होती हैं उसको कम किया जा सके। तो मेन पॉइंट देखते हैं। मेन पॉइंट में इस मिशन को एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP के तहत शुरू किया गया था। 2018 में पूरे देश में E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2030 रखा गया था, जिसे कम करके अब 2025 कर दिया गया है। EBP का उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यही चीज ध्यान रखनी है। और कार्बन उत्सर्जन जब कम होगा तब बहुत सारी चीजों से हम निजात भी पा सकते हैं और बहुत लाभ भी होगा, और लाभ की चर्चा आगे करेंगे। तो ये जो अभी हम स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति में 10% एथेनॉल को मिला रहे हैं, इसको 20% बढ़ाने का लक्ष्य 2025 तक। और ये जो 20% एथेनॉल पेट्रोल होगा इसी को E20 पेट्रोल कहा जाता है। इसे फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल भी कहते हैं। ये कहने का आशय है कि इस पेट्रोल का यूज हर किसी में किया जाएगा, हर किसी चीज में किया जा सकेगा। हर किसी चीज का मतलब जो वाहन है सभी प्रकार के, उनमें इनको यूज किया जा सकेगा। लाभ क्या होंगे इससे, भारत अपनी जरूरतों का 85% कच्चा तेल आयात करता है, अतः आयात निर्भरता कम होगी। दूसरा, एथेनॉल उत्पादन बढ़ेगा तो गन्ना तथा अनाजों का उत्पादन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन गन्ना और अनाजों से ही होता है। विदेशी मुद्रा की बचत होगी। विदेशी मुद्रा की बचत क्यों होगी? क्योंकि जब हम तेल को आयात करते हैं, कच्चे तेल को, तो हमें उसके बदले में विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। तो जब आयात कम होगा तो मुद्रा भी बचेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 35% तक की कमी, और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आई। ये है E20 पेट्रोल, बहुत ही बढ़िया चीज है। आगे देखते हैं अदर वन लाइनर। ये जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। एकदम टू द पॉइंट बात है इसमें कही गई, और यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो पहली है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम आप जानते होंगे शायद, एक कृत्रिम स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसे जो डाइट कोक होती है और भी बहुत सारे जो वेट लॉस वाली प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि WHO ने ऐसी संभावना व्यक्त की है कि इसके कारण कैंसर हो सकता है। आगे संभावित है कि WHO से कैंसरकारी सूची में शामिल भी कर दे। एस्पार्टेम जो टेबल शुगर होती है उसकी तुलना में 200 गुना अधिक मीठा होता है, और इतना मीठा होने के बाद भी 1 ग्राम एस्पार्टेम में केवल 4 किलो कैलोरी होती है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि 1 ग्राम एस्पार्टेम में 4 किलो कैलोरी होती है, और 1 ग्राम एस्पार्टेम का मतलब है 200 ग्राम टेबल शुगर। तो 200 ग्राम टेबल शुगर में कितनी हाई कैलोरी होगी, जबकि यहाँ पर केवल 4 कैलोरी मिल रही है। इसीलिए इसको वेट लॉस करने वाले प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। इससे एक क्वेश्चन भी बना है, ये 2022 का PCS का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर बराबर में एक लंबी सी सूची दी है जिसमें कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इनको आप नाम याद रख सकते हैं, इनका सही रहेगा, थोड़ा दिमाग में फंसे रहेंगे। आगे है तरंग शक्ति अभ्यास। ये जो भारतीय वायुसेना है उसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, अभी शुरू नहीं किया गया है।
इसमें 12 देशों की वायुसेनाओं को शामिल किया जाएगा। उसका उद्देश्य होगा सभी जो देश हैं उनके सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। तो तरंग शक्ति, तरंग मीन्स वेव और वेव वायु में होती है, तो वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे है प्रोजेक्ट वेव। प्रोजेक्ट वेव को इंडियन बैंक द्वारा शुरू किया गया है और ये NESL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर इसे शुरू किया गया है, ताकि जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है PAPL उनको बांटा जा सके, उनकी सेवाएं शुरू की जा सके। इस संबंध में केवल इतना ही ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट वेव इंडियन बैंक से रिलेटेड है, बस। आगे है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अगेन इसे कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। पहला स्थान किसे मिला है? डेनमार्क को, और भारत को मिला है इसमें 40वां स्थान। यही दो फैक्ट ध्यान रखिए, पहला स्थान डेनमार्क को और भारत को 40वां स्थान। तीसरा, इसे रिलीज कौन करता है? IMD। स्टार्टअप 20 सम्मेलन हुआ है गुरुग्राम के हरियाणा के गुरुग्राम में। दरअसल G20 की अध्यक्षता इस बार इंडिया कर रहा है, ये आपको पता ही होगा। तो उसी के तहत विभिन्न शिखर सम्मेलन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, तो उनमें से ही एक है स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, जिसको अभी गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। आगे है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। इसकी स्थापना की जा रही है, निर्माण किया जा रहा है गुजरात के लोथल में, और ये गुजरात का लोथल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, तो ऐतिहासिक महत्व का हुआ। तो यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। आप जानते होंगे लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, मतलब बंदरगाह के साक्ष्य। और ये लोथल है कहाँ पर? ये नीचे आप मैप देख रहे होंगे गुजरात में, ये बिल्कुल यहाँ पर। तो इसको, इसकी आधारशिला रख दी गई थी 2019 में मोदी जी द्वारा, और ये सागरमाला परियोजना के एक हिस्से के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय और परिसर और एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनेगा। ये इस तरह का होगा। गुजरात के अन्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हैं वो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। लोथल हो गया, इसके बाद धौलावीरा है, सुरकोटदा है, और ये रंगपुर जो लिखा है इसमें, रंगपुर यहाँ पर है लोथल के नीचे। आगे है बंगबंधु सैफ चैंपियनशिप 2023। ये चैंपियनशिप हुई है फुटबॉल चैंपियनशिप। फाइनल इसका हुआ था इंडिया और कुवैत के बीच बेंगलुरु में, और इसमें भारत ने अपना 9वां खिताब जीता है। लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है और 9 बार भारत टोटल जीत चुका है। भारत इसमें बहुत जीतता है। तो बंगबंधु सैफ चैंपियनशिप 2023 ध्यान रखनी है। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में, इंडिया वर्सेस कुवैत, और इसमें कुवैत को हमने हरा दिया। अगला है अक्षर रिवर क्रूज। अगर आप नहीं भी तैयार करेंगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अक्षर रिवर क्रूज अहमदाबाद में इसका अनावरण किया गया है, और इसको 165 यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे लगभग 1.5 घंटे तक यात्रा करेंगे और वहां के जो सुंदर सुंदर नजारे हैं उनका आनंद लेंगे। PV सिंधु, अगेन ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी रैंकिंग गिर गई है। जो ताजा अभी महिला सिंगल्स की BWF की विश्व रैंकिंग जारी हुई है, उसमें ये 15वें स्थान पे पहुंच गई है। पहले स्थान पे कौन है? जापान की अकाने यामागुची। अगला है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, ये इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना की जा रही है, उद्घाटन किया गया है हाल ही में। उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी क्षेत्र में। तो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया गया। मोदी जी ने कहा था कि ये जो कन्वेंशन सेंटर है वो आध्यात्मिक सम्मेलन और शैक्षणिक कार्यक्रम का केंद्र होगा, और यहाँ विश्व भर के विशेषज्ञ आएंगे। तो इस संदर्भ में इतना ही। आगे है फिनफ्लुएंसर्स। फिनफ्लुएंसर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धन, वित्त, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमको मार्गदर्शन देते हैं, जानकारी साझा करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, ऐसे ही इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर ये लोग अपनी जानकारी साझा करते हैं। उनको फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है।
चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि अभी जो सेबी है उन्होंने एक परामर्श पत्र जारी किया है इस संबंध में कि इनकी संख्या बढ़ रही है, तो अगर कुछ अनैतिक गतिविधियां होती हैं तो उन पे लगाम लगाई जा सकती है। इसीलिए आगे है मो जंगल जामी योजना। मो जंगल जामी योजना नाम से ही आपको लग रहा होगा उड़ीसा की होगी। उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। जंगल जामी से लग रहा होगा कि जंगल से कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल है। ये जो आदिवासी और वनवासी लोग हैं उनके वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई है। आगे सौर विकिरण प्रबंधन, SRM। SRM एक तकनीकी होती है जिसके द्वारा सूर्य के जो प्रकाश आता है उसको वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सके। तो इस पढ़ते हैं, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का सामना किया जा सके। ये देखिए, ये आप मैं जो चित्र है वो देख पा रहे होंगे, टाइप ऑफ SRM। SRM इसी को कहा गया है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। तो ये 4 टाइप हैं, ये आप याद रख सकते हैं। सरफेस एल्बिडो, स्ट्रेटोस्फेरिक, एरोसोल इंजेक्शन, सिरस थिनिंग, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। ये 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से SRM किया जाता है। आगे है ईसारस मोबाइल ऐप। ईसारस मोबाइल ऐप जो है वो नाम से लग रहा होगा जैसे किसी पक्षी से संबंधित हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको मार्केट करने के लिए, उनको मार्केटिंग करने के लिए, विपणन सहायता प्रदान करने के लिए, ई-कॉमर्स अवसर प्रदान करने के लिए इसे डेवलप किया गया है और इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शुरू किया गया है। तो ईसारस मोबाइल ऐप एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इनके SHG महिलाओं के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए इसे शुरू किया गया। आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ करंट अफेयर्स थी, बहुत ही छोटे संक्षिप्त नोट्स बनाने की कोशिश की गई है। आप चाहें तो उनको नोट्स भी कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही अगर सप्ताह में 2 बार वीडियो देख लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है। वीकली करंट अफेयर्स का फायदा यही है कि अगर आप वीक में 2 बार देखेंगे तब भी आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। डेली वाइज करंट अफेयर्स बनाने का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि एक दिन में कुछ ही घटनाएं होती हैं या कुछ ही खबरें आती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। उनके लिए कोई वीडियो बनाना लंबी चौड़ी और फालतू खबरों को शामिल कर लेना उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अपने समय को बचाइए, उस समय को बचाकर अपना बेसिक्स मजबूत कीजिए, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। सपोर्ट का काम कौन करेगा आपको? करंट अफेयर्स। बहुत ही अहम रोल होता है करंट अफेयर्स का। लगभग 25 से 30% या 15 से 20% तक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखिए और पढ़ते रहिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है, आपके हर तरह के कमेंट्स का स्वागत होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो एक लाइक का बटन दबाकर आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं। बाकी शेयर कर सकते हैं अलग अलग जगह पे अपने दोस्तों को, मित्रों को, जिनको आप चाहें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में और भी अच्छी तरह से। तब तक के लिए थैंक यू।